सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जहां उनको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब करना है। लेकिन मुल्क में मौजूद तमाम सियासी जमातों के सरबराहान इस वक्त इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से भी, और अब सियासी जमातें इस सिलसिले में एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रही हैं। क्या पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल एक बार फिर लंदन में तय होने जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है। नून लीग हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब दे रही है। अभी हमने देखा गुज़िश्ता कई दिन से शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे मियां नवाज शरीफ के साथ। उसी दौरान उनकी वापसी का ऐलान भी हुआ। 21 अक्टूबर की तारीख तय हुई और एक तवील वक्त गुजारने के बाद शहबाज शरीफ कल पाकिस्तान वापस आए। अभी उनको यहाँ वक्त गुजारे हुए कुछ 24-26 घंटे भी नहीं हुए थे कि फिर से उनकी वापसी का परवाना आ गया। कल एक बार फिर वो लंदन जा रहे हैं, जहाँ पर अब मज़ीद कुछ इलेक्शन के सिलसिले में और मियां नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी और आगे की सियासी हिकमत अमली को तय किया जाएगा। इस वक्त भी जब हम आपसे मुखातिब हैं तो मियां शहबाज शरीफ की मरियम नवाज साहिबा से एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग में ज़ाहिर है कि आने वाले इलेक्शन से मुतालिक और मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली से मुतालिक और पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक बड़े अहम मामलात पर बात हो रही होगी। और मरियम नवाज साहिबा भी आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में लंदन जाएंगी। अब PDM में शामिल ये दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे पर इस वक्त इल्ज़ामात लगा रही हैं। जो तीसरी बड़ी जमात थी PDM में शामिल वो थी जमीयत उलमा इस्लाम, और उनका अब इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है? इस बढ़ती हुई महंगाई पर, जो इलेक्शन की डेट 90 दिन से आगे जा रही है, अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई। पाकिस्तान के सियासी मामलात अब आगे किस तरफ जा रहे हैं? इलेक्शन होगा नहीं होगा? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। रफ़ीक रजवाना साहब नून लीग के साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर कानून राजा खालिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो रफ़ीक रजवाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। अभी भी बड़ी अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा से। ये कल तो वो वापस आए, अभी वापस आते ही 2 दिन के अंदर अंदर फिर जा रहे हैं, 30 रोज़ वहाँ गुजार कर आए। कौन से मामलात थे जिन पर बातचीत होना रह गई है? मुझे तो नहीं इल्म, मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और इसलिए ये दोनों अपना मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा भी जा रही हैं और शहबाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं। मैं भी इतना ही इससे इन्फॉर्म्ड और मुत्तली हूँ जैसे आप हैं। तो मैं किस वजह से जा रहे हैं, सियासत है, कोई मशावरत होगी, कोई जो गालिबन ज़रूरी है उनकी पर्सनल वहाँ पे बैटर, तो इसीलिए जा रहे हैं। वो कायद हैं हमारे, और ये हमारे पार्टी के सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की। तो ये मशावरत है, जो भी जितनी मशावरत हो वो कम है, और अगर आए हैं और कोई चीज़ रह गई है या कोई चीज़ मजीद ज़रूरत पैदा हो गई है अचानक, या मजीद को मशावरत यहाँ पाकिस्तान में करने के बाद कोई बात है, तो जाएंगे और बात करेंगे। बाकी मुझे नहीं पता दरमियान में किस बात के लिए जा रहे हैं। मैं तो ये एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन आगे आ रही है, और इलेक्शन की तैयारी है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक प्रोग्राम और स्केड्यूल आ गया। तो लेकिन रफ़ीक साहब, ये मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान हुआ 21 अक्टूबर, वो तारीख सामने आई, और उसके चंद घंटों बाद ही एक बड़ा फैसला सामने आया नैब तरमीम से मुतालिक। तो उसके बाद फिर कुछ घबराहट तो महसूस नहीं कर रही नून लीग? चूँकि पहले तो सब क्लियर था कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, एक बड़ा जलसा करेंगे। अब थोड़ी हिकमत अमली तब्दील होती नज़र आ रही है कि अब वापस आएंगे तो वो जलसा वेलकम जलसा होगा या फिर वो एहतजाजी जलसा होगा अगर कोई गिरफ्तारी वगैरह हो गई तो? लेकिन नैब तरामीम का जब केस चल रहा था और लगा हुआ था, उससे पहले, फैसले से पहले ही ये फैसला हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। और मैं समझता हूँ कि नैब तरामीम का जो फैसला हुआ वो गैर मुतवक्के नहीं था। उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख के ही फैसला किया गया है, और उस वक्त जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें मैं समझता हूँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये नैब वाला फैसला तरामीम का गैर मुतवक्के नहीं था। इसको जरूर सामने रखा गया होगा, और फिर कानून का सामना करेंगे मियां नवाज शरीफ। जो कानून अपना रास्ता लेगा वो अपना दिफा करेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। ही इज रेडी टू फेस ऑल दी थिंग्स। उन्होंने सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारे नताइज, सारे उसकी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीजें देख के ही फैसला किया, इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने।
सही। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको इस सियासी सूरत हाल में क्या लग रहा है? बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नून लीग की वजह से नहीं मिल पा रही। आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ तो अभी मुल्क में है ही नहीं, उनके ना होते हुए भी बिलावल साहब ये शिकवा कर रहे हैं, चले वो होते, कैंपेन कर रहे होते और फैसिलिटेट हो रहे होते तो ये इल्ज़ाम का कोई जवाब भी बनता था। आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी की सिर्फ ये सियासी इल्ज़ाम तराशी है या वाकई इसमें कोई हकीकत आपको भी ये हालात देखते हुए नज़र आ रही है कि नून लीग को थोड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? आपकी जमात का क्या स्टांस और पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल साहब की बातों को, ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है तो आप तो उस पर बहस करेंगे, लेकिन मेरी राय ये है कि वहाँ जो अटल बात होती है हतमी, वो जरदारी साहब की होती है। तो जरदारी साहब की तरफ से फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई परेशानी का जिक्र हो। तो जरदारी साहब को आप सुनते हैं, वो जो बात करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक होती है। तो इसलिए हम जब जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को कोई बयान आता है तो उसके बाद अगले स्टेप का इंतज़ार करते हैं कि जरदारी साहब इसकी तायीद करता है या खामोश रहते हैं। अगर वो तायीद कर लेते हैं तो ये मौक़िफ़ बन जाता है, नैरेटिव बन जाता है उनकी पार्टी का। और अगर वो खामोश हो जाते हैं और या ये कि कोई और बात कर लेते हैं तो फिर हम इसको तजर्बाती तौर पर कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने ये बात तजर्बे के तौर पर की है कि इसको तजर्बा किया जाए तो कैसा रहेगा और उससे सियासी टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इस तरह लेते हैं। और दूसरी बात रहेगी कि हमारी जमात का क्या मौक़िफ़ है। हमारी जमात का मौक़िफ़ है कि हम मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी ज़बानें अलग हैं, हमारी सोच और फ़िक्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हमें आइन ने जोड़े रखा है। ये आइन हमारे दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली है। हम बहुत आगे निकल जाते हैं फिर आइन के लिए वापस आ जाते हैं, और ये आइन ही हमारे दरमियान एक ऐसी चीज़ है जो मुश्तरक है। तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने है कि हम आइन के साथ चलना चाहते हैं, निगरानों के साथ नहीं। हम आइन के साथ चलना चाहते हैं, मुस्लिम लीग के साथ नहीं। हम आइन के साथ चलना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। तो आइन का तकाजा तो ये है कि 90 से पहले इंतखाबात हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। और बस ये कि निगरान जल्दी करें और जल्दी करें, इंतखाबात कराएँ। इंतखाबात कराएँ तो कोई चीज़ें जुड़ी हुई ना आपस में। आप देखें मईशत का बहरान है तो मईशत जुड़ा हुआ है अमन से, अमन का बहरान है तो वो जुड़ा हुआ है सियासत से, सियासत का बहरान है तो वो जुड़ा हुआ है इंतखाबात से। जल्दी अगर आप इंतकाली इक़्तिदार करेंगे और कौम की अमानत कौम के नुमाइंदों को दे देंगे तो ये जुड़ी हुई चीज़ें ही ठीक हो जाएंगी। यानी सियासत में इस्तेकाम आ जाएगा, अमन आ जाएगा और माशी बहरान में कमी आ जाएगी। वरना तो डॉलर भागेगा, मईशत तबाह होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम आइन के साथ खड़े हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आइन के साथ खड़ा होना तब इसमें खैर है और आवाम की उसमें भलाई। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, जो आप कह रहे हैं आप आइन के साथ खड़े, 90 रोज़ में इंतखाबात चाहते हैं, चाहती पीपल्स पार्टी भी यही है, वो भी यही मुतालबा बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने तजुर्बाती तौर पर ये बात कही है, उनके इस तजुर्बाती तौर पर बात करने में आपको हकीकत नज़र आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नून लीग की वजह से उनको या दूसरी जमातों को नहीं मिल पा रही, या थोड़ा ज़्यादा इस वक्त स्पेस नून लीग को ज़्यादा दिया जा रहा है? बिलावल साहब की बात में हकीकत है या नहीं? नहीं, मेरी ये राय है ना कि वहाँ जो संजीदा मौक़िफ़ होता है वो तो जरदारी साहब का होता है ना। मैं दोबारा बताया, आपको पहले ही बताया। अब एक मौक़िफ़ होता है उससे नीचे का, वो मौक़िफ़ दे दिया जाता है बिलावल को कि उससे प्रेशर डेवलप हो, तो वो एक वक्त तक होता है, फिर बाद में उसके अंदर एक तनाव ख़त्म हो जाती है और वो जो असली मौक़िफ़ होता है उसमें पीपल्स पार्टी खड़ी होती है। ये ठीक है अगर ये ताबीर किया जाए कि पीपल्स पार्टी एक जमात है और इसमें हर एक आदमी को बात करने का हक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा फासला हो दो बयानात में कि बिलावल साहब के और जरदारी साहब के बयानात में बहुत फ़र्क हो। एक मगरब की बात करें, एक मशरक़ की बात करें, तो ये होता है कि जो आखिरी कार्ड होता है वो जरदारी साहब के पास होता है, और बिलावल साहब की बात को वो सियासती, तजर्बाती और टेम्परेचर देखने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह देखा जाए तो बहुत सारे मामला सही।
तो राजा खालिद साहब, इसका मतलब बिलावल साहब जो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं और करारदाद CEC से पास हो गई, तो अगर मुफ्ती साहब की बात को सामने रखें तो वो बात भी क्या तजुर्बाती तौर पर हो रही है? चूँकि जरदारी साहब की तरफ से तो ऐसी कोई डिमांड इलेक्शन कमीशन को नहीं आ रही, ना उनका कोई बयान आ रहा है, ना वो बिलावल साहब की तरह मीडिया से बात करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के पास तो फ्री हैंड है कि वो जब चाहें जितनी लंबी डेट दे दें, अपनी मर्जी के मुताबिक शेड्यूल दे दें। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जरदारी साहब का और बिलावल साहब का अंदरूनी मामला है कि वो आपस में एक क्या स्टेटमेंट देता है या दूसरा क्या स्टेटमेंट देता है, या एक की तरफ से डिनाइल आता है, दूसरी तरफ से कुछ और बात आती है। मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता, ये उनका अंदरूनी इंटरनल मामला है, पार्टी के अंदर के मामलात हैं, बाप बेटे के मामलात भी हैं और शरीक चेयरमैन और चेयरमैन के मामलात भी हैं। ये तो उनकी हद तक होगी बात। जहां तक आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास फिर एक वसी चॉइस है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवा सके। मैं पहले भी आपके चैनल पे और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात की वजाहत कर चुका हूँ, पूरी सराहत के साथ बयान कर चुका हूँ कि जब नया डेटा आता है, नई मर्दमशुमारी होती है, सेंसिस होता है, तो फिर कानून ये कहता है कि उस सेंसिस के मुताबिक, उस नए डेटे के मुताबिक, उस मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। अब जो सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट की, वो बड़ी वजाहत के साथ इसे बयान करती है कि जब सेंसिस हो जाए तो नेक्स्ट इलेक्शन उन सेंसिस की रोशनी में होंगे। इसी तरह आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी तरह की बात करता है, इसी से मिलती जुलती, और उसी की रोशनी में जाहिर है ये कानून साजी हुई, which is not in conflict with the constitution, rather it is consistent and also passed in consonance with the constitution। ठीक है, उसकी रोशनी में in accordance with the constitution ये कानून बनाया गया जो 2017 का एक्ट है। बाकी जो 90 दिन की बात है वो आर्टिकल 48(5) में बयान की गई। उसमें कहा गया कि जब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर सदर साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो 90 दिन के अंदर की डेट देंगे इलेक्शंस के लिए। अब इसमें 90 दिन, मेरे ख्याल में 2 माह तो इस आने वाले 10 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को 2 माह तो कंप्लीट हो जाएंगे, 60 दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे। 90 दिन की बात तो मुझे नजर नहीं आती और ना ही पॉसिबल है, चूंकि दूसरी तरफ आर्टिकल 51 को 17(2) जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन है उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। जब मिला के पढ़ा जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस बात का कि नई सेंसिस के मुताबिक, चूंकि डिजिटल सेंसिस हुआ है, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। डिलिमिटेशंस का मरहला होगा, फिर उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें बनती हैं, फिर डिलिमिटेशंस पे भी एतराज़ात आते हैं, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं। सही, तो राजा साहब वो तो सारा जो शेड्यूल है 30 नवंबर तक का वो तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, लेकिन क्या कोई बाइंडिंग ऐसी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करे? क्योंकि सियासी जमातों को तो मौक़िफ़ ही है ना, गैर यकीनी तो सिर्फ है ही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा। ऐलान एक बार हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, 120 दिन में हो रहे हैं या 145 दिन में हो रहे हैं, वो एक गैर यकीनी खत्म हो जाएगी। वो ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कि कितने अरसे के अंदर हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं, उन्हें इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए ताकि ये जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है, बेयकीनी और इज़्तिराब की कैफियत है, ये ख़त्म हो, और कौम भी यकसू हो, और फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी यकसू हो के अपनी पार्टीज के ज़ाहिर है उन्होंने टिकट्स देने होते हैं, कैंपेन करनी होती है, ये सारे मामलात वो ऐसे तरीके से चला सकें। सही, तो रफ़ीक रजवाना साहब, ये मियाँ साहब चूँकि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट नहीं दी और इलेक्शन इस साल होते नज़र भी नहीं आ रहे, तो नून लीग को तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त सूट कर रही है कि जितनी ताख़ीर से इलेक्शन हो उतना ज़्यादा मियाँ नवाज़ शरीफ को वक्त मिल सकेगा। इसीलिए शायद आप लोगों की कोई एक बहुत तवाना आवाज़ भी इस सिलसिले में सामने नहीं आ रही कि जी 90 दिन के अंदर अंदर आइनी कवर में रहते हुए इंतखाबात को करवाया जाए, चूँकि मियाँ साहब की तो आमद ही इतना ताख़ीर से हो रही है। तो आप लोगों के लिए तो ये सूरत हाल बेहतर है? आवाज तवाना ही है, 90 दिन में हो या 90 दिन के बाद हो, मगर देखें कि ऑल दी पार्टी चैलाइड पार्टीज जो मुत्तहिदा जो मखलूत हुकूमत थी उसमें थे शेयर होल्डर, वो सारे उनकी नुमाइंदगी थी, वज़राए आला थे,
जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई और मरदमशुमारी की बात हुई। ठीक है, हमें तो एक असूल की बात हमने की है कि मरदमशुमारी के बाद आइन ये कहता है कि उसके बाद हल्का बदनी होगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। जहाँ पे 90 डेज है वहाँ पे कोई मरदमशुमारी का जिक्र नहीं है। इस डेवलपमेंट के मुताबिक आइन हैज टेकन केयर ऑफ दिस सिचुएशन। अब बात बड़ी एक अहम ये है, 90 दिन में हो या 90 दिन से 1 महीना बाद या 2 महीने बाद हो, एक शोर मचा हुआ इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्केड्यूल और एक शेड्यूल तो दे दिया कि ये हल्का बंदियों का ये हमारा प्रोसेस होगा, प्रपोजल होगी और उसके बाद हमने वो उसको जो है आवेजा करना है, उस पर लोग एतराज करेंगे, अपना सजेशन देंगे, उसके बाद वो सुनेंगे, उसके बाद अपीलें होंगी और फिर चलता रहेगा काम। और एक मखसूस मुद्दत जो उन्होंने मुकर्रर की है उसके दौरान हल्का बंदी फाइनल हो जाएंगी। डेफिनेटली अगला प्रोसेस जो है वो इंतखाबात के तारीख का ही होगा। अब ये एक शोर मचा हुआ तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी तमाम कार्रवाई पूरी करके फिर इलेक्शन की तारीख देनी है। 4-4 महीने पहले, 3-3 महीने पहले इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती। और आपको पता है कि इलेक्शन का एक शेड्यूल आता है, नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी और वापसी और निशान की अलॉटमेंट और सारा कुछ। उस प्रोसेस को उन्होंने, जो शेड्यूल है इलेक्शन का, उसका उन्होंने ऐलान करना है और मुनासिब वक्त जो उनके पास होगा ये हल्का बंदियों के बाद फिर होगा। शोर ये मचा हुआ जी 90 डेज में हो। अच्छा, अब बात ये है, शोर भी वो मचा रहे हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फरीक थे। इस बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाता। अब बात ये जो पहली गुफ्तगू होती वो आपने मेरे से वो सवाल नहीं किया, लेवल प्लेइंग फील्ड और फलां। देखिए, ये बात आप खुद ही अंदाजा लगाएं और मौजूद नाजरीन लगाएं कि पंजाब में बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी हैसियत क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हैसियत क्या है, पीटीआई का क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मगर बतौर पार्टी मैं समझता हूँ इलेक्शन में हिस्सा उसे लेने दिया जाए। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं और जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। बिलावल साहब मेरी नज़र में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है ना मांगे। आप अभी लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? मुस्लिम लीग से मांग रहे हैं। हम तो खुद खेलने वाले हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो ये डिमांड जो है ना, ये किस्म की पॉलिटिकल माइलेज है इलेक्शन से पहले, ताकि वो अपने केस बना रहे हैं कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। रफीक साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग भी ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और मियां साहब का ये बयानिया भी पिछले 2-2.5 साल में जब हमने उनके कुछ ऐसे खिताबात देखे हैं जिस वक्त उनको उन पर पाबंदी थी और वो ऑन एयर नहीं आ सकते थे, उसमें वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करते थे। अब क्या आप लोग की भी ये डिमांड है, और है तो किससे है? एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त सियासी बेयकीनी की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द इलेक्शन कमीशन तारीख का भी ऐलान करेगा। इंतखाबात भी होंगे, लेकिन जब इंतखाबात होंगे तो इस वक्त जो गुज़िश्ता हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें हैं वो किस बयानिए के ऊपर और किस नारे के ऊपर जाकर लोगों से वोट मांगेंगी, ये भी अपनी जगह पर बड़ा अहम सवाल है। चूँकि तकरीबन तमाम ही जमातें हुकूमत में शामिल थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अब नून लीग पर तनकीद करना शुरू की है और महंगाई और दीगर जो खामियां थी उस हुकूमत में उनका पूरा मलबा नून लीग पर डालना शुरू कर दिया। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आप लोग जब आवाम में जाएंगे उनको क्या बताएंगे? पीडीएम की पिछली 16 माह की जो कारकर्दगी थी, जो हुकूमत थी, उसमें एक आम आदमी तो बड़ा परेशान रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बेरोज़गारी में भी उसमें इजाफा हुआ। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए आप लोग के पास क्या नारे होंगे, क्या बयानिया होगा? या आप लोग भी ये सारा का सारा मलबा नून लीग के ऊपर डालकर ख़ुद को क्लियर करने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम निज़ाम की बात करेंगे। हम आवाम को बताएंगे कि हमारे हुक्मरानों में चोरी का अंसर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कौम का जो पैसा है वो ज़ाती जेबों में जाता रहा है। अब रोज़मर्रा मामूलात को चलाने के लिए
फिर हुकूमतों को कर्जा लेना पड़ता है और IMF के पास जाना पड़ता है। तो लिहाजा हमारा बयानिया तो आसान है कि आप ईमानदार लोगों को मुंतखब करो, और ताकि इस मुल्क में चोरी का कला कम हो जाए तो जाके मैशत सुधरेगी। तो ईमानदार से फिर हम ही मुराद हैं, और कौन मुराद है? तो हमारे बयानिए के लिए आप परेशान ना हो, हमारा बयानिया बहुत आसान है और इंशाअल्लाह हम आवाम को मुतमईन कर लेंगे। तो मुफ्ती साहब, ये जो थ्योरी आपने दी है इसके मुताबिक तो आपके अलावा बाकी सारे बेईमान हैं, जिन लोगों के आप माजी में इत्तेहादी रहे हैं, जो बड़ी सियासी जमातें थीं उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो उनमें भी चोरी का अंसर मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ, और जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया और नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 76 साल के बाद कौम को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। अब इस बुनियाद पर अगर नैरेटिव बनाएं और लोग आवाम के पास जाएं तो इसमें क्या कबाहत? सही। तो यानी 76 साल तक जितने भी हुक्मरान आए वो सब चोर या करप्ट थे, आप ये कह रहे हैं? आप वो बात जो आपके जहन में आ रही है मुझे नहीं निकाले हैं। मैं लोगों को ये कहूँगा कि माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, और हमारी कमज़ोरी की वजह से ये है, एक वजह ये भी है कि ईमानदार क़यादत होनी चाहिए, और आप लोग वोट डालते हुए एहतियात करो। अब इसमें कौन सी कबाहत आपको नज़र आ रही है और किसके खिलाफ हम बोल रहे हैं? नाम तो हम किसी का नहीं ले रहे। अच्छा, तो राजा खालिद साहब, अब मुफ्ती साहब की अगर आप गुफ्तगू आपने सुनी तो आप हम ये तो बता रहे हैं लोगों को जाके कि देखें सब करप्ट हैं, सब चोर हैं, हमें आप मुंतखब करें, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि है कौन चोर, स्पेसिफिक हम निशानदेही नहीं कर रहे। तो जब तक हम निशानदेही नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं ये सफाई का अमल मुमकिन हो सकेगा? लोगों की सोच, लोगों के सोचने का अंदाज बदल सकेगा? मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं कि 76 साल के बाद हमें दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है, हमें दयानतदार की क़यादत तो रोज़े अव्वल से ही ज़रूरत थी, हर वक्त रहती है, अब भी है और मुस्तकबिल में भी होगी। इसका 76 सालों के बाद इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि शुरू दिन से ज़रूरत थी। और मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अवाम का जो ट्रस्ट है और उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है सियासी क़यादत पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। लिहाजा में बिल्कुल एक नए अंदाज में और नया तर्ज हुकूमत लाना होगा, नए अंदाज में हुक्मरानी करनी होगी, लोगों का हुक्मरान नहीं बल्कि खादम बन के। जब तक हम फ़राइज़ अपने अंजाम नहीं देते, सियासतदान जब संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, और बिलखसूस इस मुल्क की जो अशराफिया है, जो असल बात है, जो उसकी अय्याशियाँ हैं, उससे जब तक हमें निजात नहीं मिलती, और यानी आप गरीबों से पैसा लेके अमीरों में तकसीम कर रहे हैं, अमीरों की अय्याशियों पे लगा रहे हैं। हमारे आप देख लें कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, मैं अगर लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, हमारे जजेस की मराद को देख लें, रिटायर्ड जजेस की मराद को देख लें, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स की मराद को देख लें। यानी जितनी हमारी एलीट क्लास है वो पूरी तरह से रंगे हुए हैं, जबकि एक जो गरीब इंसान है, जो मजदूर है इस मुल्क का, जो किसान है, जो इस मुल्क को बिल्ड कर रहा है, वो बेचारा वो यानी नान नफके के लिए तरस रहा है। और राजा साहब, इन हालात में हमारे निगरान वज़ीर आज़म अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म के पास वो मैंडेट नहीं होता जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के पास होता है, तो अगर वो वहाँ पर ना जाते तो ये भी एक तरह से एक बड़ा ख़र्चा बच सकता था, चूँकि सिर्फ वो नहीं गए होंगे, उनके प्रोटोकॉल के लोग भी गए हैं वहाँ पर, उनका रुकना, रिहाइश और आना जाना, सारे लॉजिस्टिक्स के मामला, तो ये इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा लिमिटेड होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसे लिमिट करना चाहिए, महदूद करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए हमें अपने अखराजात। हमें ज़रूरी नहीं हम कमर्शियल फ्लाइट में बैठ के इकोनॉमी क्लास में क्यों सफ़र नहीं कर सकते, जब इस मुल्क की पब्लिक वो सफ़र कर सकती है इकोनॉमी क्लास में। हमारी क़यादत जब अपने आप से नहीं शुरू करेगी तो उस वक्त तक नीचे उसके असरात नहीं जाएंगे, उसके असरात मरतब नहीं होंगे। और फिर जो इस मुल्क में प्रोटोकॉल का मसला है कि प्रोटोकॉल ये हमें तबाह और बर्बाद करके रख गया कि एक फर्द के साथ उसकी हिफाजत के लिए, उसकी कीमती जान को बचाने के लिए एक पूरा मोटरकेड चल रहा होता है।
जबकि जो एक आम आदमी है वो बेचारे घरों में, अपने घरों में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, डकैतीज हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो पुलिस है और हमारी जो एजेंसीज हैं तो उनकी ड्यूटी लगी होती है बड़ों के साथ, तो बड़ों की हिफाजत, यानी हम छोटा जो एक मजदूर है, जो गरीब तबका है, वो खर्च करता है बड़ों की हिफाजत के लिए, उनकी अयाशी के लिए, उनके तायुश के लिए, उनके आराम के लिए। ये नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रोटोकॉल का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी मिसाल रकम की कि उन्होंने कल गार्ड ऑफ ऑनर रहने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो बुलेट प्रूफ गाड़ी भिजवाई गई वो वापस कर दी, अपनी सिक्योरिटी कम कर दी कि इतना हैवी, इतना बड़ा मोटरकेड मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। जिस तुम तराक से हम कर्जे लेने के लिए जाते हैं, वो कर्जे देने वाले परेशान हो जाते हैं कि ये हमें देने के लिए आए या लेने के लिए आए। हमारे अंदाज तो इस तरह के हैं, हमारी उठान तो इस तरह की है, हमारा तर्ज अमल तो इस तरह का है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आप बड़ों से लें, छोटों पे खर्च करें, यानी कि छोटों से लेके बड़ों पे खर्च करें। लेकिन राज साहब, अब सवाल तो ये कि ये वाला निज़ाम लेकर आएगा कौन? कौन सा वो सियासतदान या वो जमात होगी जो कि इस चीज़ की को संजीदगी से लेगी और समझेगी? रफ़ीक रिजवाना साहब, अब ये 76 साल में तो पाकिस्तान में कोई ईमानदार हुक्मरान आया नहीं मुफ्ती साहब की जमात के मुताबिक। अब आप चौथी बार तैयारी किए बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने की, तो एक ईमानदार हुक्मरान की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है? अरबाब जहांगीर, ये मुनासिब नहीं है जो हमारी बात है। अच्छा जी मुफ्ती साहब, पहले आप बताइए, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद किसी बात से खिलाफ है। रफीक साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। जी मुफ्ती साहब, आप गलत तर्जुमा नहीं करो। आपने पूछा था कि आप किस तरह बयान, मैं हमारे बयानी बनाना आसान है, तो आप जो तर्जुमा करते हो, मैं जिंदा हूँ, सुन रहा हूँ, आप गलत तर्जुमा करते हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा आप बता दें, आपने कहा कि अभी 76 साल बाद अब मुल्क को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई ईमानदार क़यादत नहीं आई ना मुल्क में, यही आपने कहा था, वो मैंने कोट किया। तो आप अपनी तरफ से बता रहा हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि मैं लोगों से ये कहूँगा कि भाई ईमानदार लोगों को मुंतखब करो। अब ईमानदार लोगों को मुंतखब करना कोई बुरी बात है? अब किसका माना ये कि फलां भी बेईमान है? भाई ये तो आप खुद कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे, हमने तो एक साथ काम किया। अच्छा चलें, तो अब रफ़ीक रिजवाना साहब, मियाँ साहब को आप लोग चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे हैं। ये मियाँ साहब के पास वो कौन सी जादू की छड़ी होगी जो PDM की हुकूमत 16 माह में नहीं कर सकी और मियाँ साहब करेंगे और आकर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएंगे? ये जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं? देखिए, जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब तक आवाम को हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेंगे कि आपका जो निज़ाम जितने अरसे से चल रहा है उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ चाहिए। निज़ाम डज़न्ट मीन के पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना। आपके हमसाया मुल्क भारत में तमाम कबाहतों के बावजूद पार्लिमानी निज़ाम कामयाबी से चल रहा है, करप्शन वहाँ भी है, सब कुछ है। बात यह है कि कहते हैं ईमानदाराना क़यादत नहीं आई, इसका मतलब ये है कि सारे बेईमान थे या नहीं थे, उस बाजार पे मैं नहीं जाता। मुफ्ती साहब अपनी एक मतलब सोच के मुताबिक अपना एक बयानिया है, उनका नैरेटिव है। बात यह है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने अदवार आए हुकूमतों के, उनकी सबकी अलग-अलग परफॉर्मेंस या कारकर्दगी को सामने रख लें। ठीक है, उसमें PMLN की कारकर्दगी कोई इतनी आइडियल नहीं होगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि बाकी हुकूमतों से कुछ बेहतर थी। अच्छा, अब बात रही ये कि 2017 के बाद जब 2018 के इलेक्शन आया, 2017 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, ये फैसला भी नाजरीन को करना है। अब दूसरी बात यह है कि कहते हैं जी कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये अपना आत्म-एतमाद के बाद मखलूत हुकूमत आई। 16 महीने पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं हजूर, वो 16 महीने में हल होने वाले नहीं हैं। इतने खरबों का डेफिसिट है, 16 महीने में हल होने वाला नहीं था। डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल कॉस्ट दे के, एक सियासी कीमत दे के मुल्क की मईशत के लिए काम किया। ठीक है, अवाम मुतमिन नहीं है, इसका मैं को क्रेडिट भी नहीं ले रहा या ना किसी को क्रेडिट दे रहा हूँ। जो कुछ किया है, जो कुछ बेहतर किया है, उसका क्रेडिट ना भी दे तो सोचे तो सही। एक प्रोपेगेंडा और एक बात शुरू होगी, 16 महीने में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो 4 साल में, उससे पहले पौने 4 साल में, उसकी बात ही लोग भूल गए। हाफजा इतना कमजोर है। उसके बाद PMLN का जो अदवार थे हुकूमतों के, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कंपैरिजन कर लें,
मेरी नजर में वो ज्यादा बेहतर थे बाकी हुकूमतों से, मगर वो भी एक कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं कहता। तो रफीक साहब, इसका मतलब आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब चार्ज संभाला 2018 में उनकी हुकूमत आई, उस वक्त तक बिलाशुबा मुल्क के माशी हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन उसके बाद 3.5 साल में जो उन्होंने हज़ारों अरब का कर्जा लिया, अगर वो मुल्क की फलाह बहबूद पर नहीं लगा, वो मुल्क की मईशत पर नहीं लगा, तो वो गया किधर? और अगर आपको पता है कि वो किधर गया, किन लोगों ने उसको हजम कर लिया, तो उन लोगों के खिलाफ इन 16 माह में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई देखे, थोड़ी कार्रवाई हुई है, बाकी काम होता रहा है। देखे, अब आपको पता है कि जब डॉलर आसमान पे जा रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो 300 अरब या कितना, मेरा ख्याल है कि 300 ताजरों को दिया गया डॉलर, और 2% या 3% ये बगैर सूद के दिया। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस करेक्टनेस के बगैर सूद के था या 3% पे था। अब बात यह है, अब एक दूसरे को देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करता हूँ, एक दूसरे को कोसने से अब अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। जितने अदवार आए हैं उनमें जो नकाइस हैं, जो डिफॉल्ट्स हैं, जो कोताहियां हैं, उनको सामने रखें। और एक बात सुन ले, जब तक कौम को आप हकीकत सामने नहीं लाएंगे, मीडिया की जिम्मेदारी है, हकीकत नहीं सामने लाएंगे तो फिर ये नारेबाजी से मामला दुरुस्त नहीं होते। बताएं कि कितने 400 अरब की बिजली बनती है और 300 अरब 4000 अरब है या 3000 अरब है उसकी बिजली बनती है। और ये चलें, जो हकाइक हैं वो सामने लाना मीडिया की जिम्मेदारी है, तो एहतसाब करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जब हजारों अरब का अगर गबन हुआ, करप्शन हुई, तो 16 माह क्या कम थे उन लोगों का एहतसाब करने के लिए? किसी एक शख्स का एहतसाब हुआ हो तो आप बताइए। सर हजूर, मेरी बात तो सुन लें जरा। मीडिया का नाम लिया है, आप डिफेंड करने पे आ गए, मेरी बात गौर से सुने। अभी से सियासतदानों को कोसा जा रहा है। अगर मैंने मीडिया का नाम ले लिया, ये नहीं कहा कि मीडिया गलत कर रहा है, मैं ये कहता हूं कि मीडिया को चाहिए एहतसाब की जरूर बात करो, मगर मीडिया हकायक की बात करता है, कई लोग नहीं करते। ये सबको अपने फराइज अपनी अपनी जगह पे, जिसका भी दायरा कार जो भी है, जिसका दायरा इख्तियार जो भी है, उसको काम करना पड़ेगा। अब ये सब्ज बाग दिखाने और ये नारे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए अवाम को इतनी मसाइब है, अवाम इतनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उनको किसी नारे में चार नजर नहीं आता। जब तक कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हो गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे नहीं तो एक हुकूमत काम करेगी, दूसरी रोड़े अटकाएगी। प्राइवेटाइजेशन को करना चाहता है तो दूसरी अपोजिशन कहती है कि नहीं करने देंगे। अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है, वो तो कहते हैं नहीं करने देगी। तो ये जो इदारे मुल्क पर बोझ है, जो कमाने की बजाय हर साल अरबों रुपए ले जाते हैं, तो वहां पे पॉलिटिसाइज इश्यूज को नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, इसी तरह से बिजली का इशू है। मुझे वाकई में इस बात पे हमें अफसोस हो रहा है कि अभी निगरान हुकूमत आई है तो बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं। अब निगरान हुकूमत आई है तो ये अपना उस पे ये स्मगलिंग पे भी काबू पाया जा रहा है और डॉलर भी निकल रहे हैं। ये सबको इस तरह के काम करने पड़ेंगे, वरना लोगों को इस सियासी निजाम से नफरत होती जा रही है, लोगों को इस जमहूरी निजाम से नफरत होती जा रही है। क्यों? निजाम ठीक है, निजाम को चलाने के लिए सही पॉलिसी चाहिए, सही एजेंडा चाहिए, और कम से कम इकोनॉमिक एजेंडा पे बयानिया अपना अपना, सियासत अपनी अपनी, इकोनॉमिक सिचुएशन पे और मुल्क की मईशत के लिए एक एजेंडा होना चाहिए। सारे बैठ के बताएं, पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि हमारे ये मसाइल हैं, ये इतने अरसे में हल नहीं हो सकते, इस पर हम सारी जमातें मुत्तफिक हैं। अगर कोई मुत्तफिक नहीं है तो वो बताए मेरे पास क्या चीज है। जादू की छड़ी का पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, मेरी बात याद रखना। ठीक है, क्लेम हर कोई करता है, क्लेम भी करेंगे, काम भी करेंगे, मगर जादू की छड़ी वाला काम नहीं है। जी फरमाइए। ठीक है, तो मुफ्ती साहब आप क्या समझते हैं, जो माजी की जितनी भी हज़ारों अरब की करप्शन हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज है, उसको भूल जाएं, आगे बढ़ें, सारी सियासी जमातें और आवाम मिलकर मुल्क की मईशत को लेकर आगे चलें, या उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए? मकरूज की बात नहीं है, कर्जे का ऑडिट हो कि कर्जा जो लिया गया वो ऐसे नहीं खाया जाता, ये मुल्कों से आता है, किसी की जेब में नहीं जाता। ये भी परसेप्शन गलत है, कर्जे खा गए जी। हाँ, कर्जे आए, मुल्कों के जरिए आए, स्टेट बैंक के जरिए आए होंगे, कोई मुआहदे हुए होंगे, कौन खा जाता है? ये एक शोर मचा हुआ है। आपने कर्जे उतारने के लिए, सूद उतारने के लिए, सूद इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये एक परसेप्शन बन गया है, हुक्मरान खा गए, कोई कर्जे लिए हैं, अगर गलत लिए हैं, गलत इस्तेमाल किए हैं। साहब, ये परसेप्शन आप ही लोग सियासतदानी तो एक दूसरे के ऊपर ये बनाते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग पर, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, यही है ना। उसका हाल ये क्या कर्जों का इस्तेमाल सही हुआ, ये बताएं। ये जरूर होना चाहिए,
और मेरा फर्ज है बतौर सियासतदान कि अगर मैं हुकूमत में आता हूँ तो मैं कर्जों का जो मैं लेता हूँ कर्जे, उसका असूल जो लेता हूँ उसको मुझे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपको सूद अदा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं, लोकल बैंक से लेने पड़ते हैं, IMF की किस्त के लिए आपको कितना भागना पड़ा? तो ये मसाइल ऐसे हैं जो ना नारों से हल होते हैं, ना तबसरे से हल होते हैं। बड़े सोच विचार से थिंक टैंक बैठेंगे, सारी सियासी जमातों के वॉलंटियर बिठाएंगे, फिर ये मसलों के हल के लिए एक लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। उस लाएअमल पे आप वक्त के साथ साथ तो मुफ्ती साहब ये ठीक है, मुफ्ती साहब ये पिछले 16 माह की जो हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातें, तमाम थिंक टैंक उसमें मौजूद थे। तकरीबन जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के आप समझें कि ऑलमोस्ट सारी बड़ी जमातें मौजूद थीं, तो उसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई आगे के लिए कि अब मुल्क की मईशत को लेकर आगे चलना कैसे है, बेहतर किस तरह हम हो सकते हैं। ये जो मुश्किलात थी पुरानी, कर्ज़ों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, पाकिस्तान की मईशत बदहाल होती गई, तो इससे अब इस मझधार से निकलना कैसे है? कुछ तय हुआ आपस में? अरबाब साहब, मैं दो बातें बताता हूँ ना। एक तो आप पिछली हुकूमतों की बात करते ये बताता हूँ, और एक नई तजवीज़ देता हूँ। पिछली तो ये देखें आप, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस वक़्त उनको हटा दिया गया तो हमारी मईशत मुस्तहकम थी और आइडियल पोजीशन थी बाद की हुकूमतों के मुकाबले में। तो फिर कुछ लोगों ने एक साजिश बनाई और साजिश के ज़रिए इमरान खान को लाया गया ठप्पे लगाकर, तो यहीं से मईशत बिगड़ गई ना। हमने तो 16 महीनों में उनका गंद साफ करने का हमें मौका मिला ना। अब ये हकीकत है, इससे कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ साहब की जो 2017 की पोजीशन है उसको वापस लाया जाए तो ये कौम के लिए अच्छा है। चलो अब हो गया, अब हम डालेंगे PTI पर, वोट डालेंगे हमारे 16 महीनों पर। मैं एक बात करता हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन तो पैदा हो गई है निगरानों की ज़माने में, और ये पोजीशन नहीं बनी थी इमरान खान के ज़माने में, और ये नहीं बनी थी हमारे PTM के ज़माने में। और वो क्या है कि हम एक फ़ैसला करें, गोल मेज़ का कह दें कि हमने सियासत को और मईशत को अलग अलग रखना है। अगर मईशत के बारे में एक मिसाक हो जाता है और उसके बुनियादी खतूत तय कर दिए जाते हैं और आने वाली हुकूमत उसको नहीं छेड़े, बल्कि आने वाले 2-3 हुकूमत उसको न छेड़े, तो इस तरह हम मईशत में मुस्तहकम हो सकते हैं। टैलेंट तो हमारे पास मौजूद है। ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त नंबर स्कोरिंग रखी जाए, दूसरे पे इल्ज़ाम न लगाया जाए, और मीसा की मईशत के लिए कोई ठोस तरीका इख्तियार किया जाए। क्योंकि ये निगरान लोग हैं, निगरान एक सालिस भी बन सकते हैं, हमारे लिए भी, PTI के लिए भी, पिछली तमाम हुकूमतों में बन सकते हैं। अब कौम को इन सियासी जमातों को जमा कर दिया जाए और एक मिसाल की मईशत कर दी जाए और मईशत को सियासत से अलग कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये तजवीज़ आजकल मुफीद रहेगी और उससे इंशाअल्लाह कौम माशी बहरान से निकल आएगी। ठीक है, तो राजा खालिद साहब, इस तजवीज़ पर आपकी क्या राय है? मुफ्ती साहब बड़ी मुनासिब तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि इससे पहले जब भी PDM की तमाम जमातें बैठी हैं तो वो माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हैं, उनके ख़िलाफ़ बैठी हैं। अब ये अगर एक मिसाक मईशत की बात एक नेशनल लेवल पर हो रही है तो उस जमात को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी इनके साथ बैठना चाहिए। क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब की तजवीज़ बड़ी माकूल है। एक तो हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होते होते बचा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस पे। अल्लाह करे कि हमारी मैशियत वो 2017 के, जिस तरह के इन्होंने कहा 2017 के स्टेज पे फिर वापस आए, वापस लौटे। वहाँ उस वक्त कोई इस तरह की इज़्तिराबी कैफियत नहीं थी कि जो आज अवाम के अंदर है। मामलात बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे, बड़े ठीक चल रहे थे, लेकिन उसमें हमारी जुडिशरी और फिर कुछ और लोगों का किरदार, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे कि आज एक जो आम आदमी है, आम क्या जी, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो मिडिल क्लास है वो भी नान नफके को या एक नान को तरस गया है, रोटी को तरस गया है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो कहा जाता है ना कि 76 साल में दयानतदार लोग नहीं आए, ये इस बात से भी मैं कुल्ली तौर पे इत्तफाक नहीं करता। 76 सालों में आपके पास हुक्मरान भी दयानतदार आए, आपके जजेस और जर्नैल भी दयानतदार आए, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी दयानतदार आए, जिसकी वजह से ये मुल्क चलता रहा। लेकिन हमें खुद एहसास करना होगा, हर शहरी को सोचना होगा
कि वो अपने पेशे के साथ, अपने कारोबारी मामलात के साथ, अपनी ड्यूटीज, अपने फ़राइज़ के साथ कितना दयानतदार है, कितना इंसाफ करता है। हर फर्द को यह नहीं कि हम खुद अपनी ज़िंदगी में तो बददियानती करें, जिससे जो मौका मिले अपनी हद तक वो झूठ भी, फ्रॉड भी और बददियानती, मिलावट, ये सारी चीज़ों का शिकार हो, लेकिन उसका इल्ज़ाम हुक्मरानों पे दे दे, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और इस बात की तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए कि 24,000 अरब अगर कर्जा था 2018 तक, तो वो 44,000 अरब तक कैसे पहुंचा? ठीक है, और फिर वो गया भी कहाँ? बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, रफीक रजवाना साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मेहमानों की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।